सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आप देख रहे हैं इस्माइल बुद्धा यूट्यूब चैनल। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई आरक्षण के अंदर उपवर्गीकरण करने की योजना पर। इस विषय पर संपूर्ण SC/ST और माइनॉरिटी के जो संगठन थे उन्हें 2 भागों में विभाजित कर दिए हैं। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि जो वर्षों की मेहनत के बाद में SC/ST के लोगों ने इस संगठन तैयार किया था, उसके बिखराव का दौर शुरू हुआ। अब इसमें ये स्पष्ट लोगों के सामने नहीं किया जा रहा है और न लोग समझने को तैयार हैं कि इससे आने वाले भविष्य में क्या दुष्प्रभाव दिखाई देंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी प्रकार के तथ्य उपलब्ध नहीं थे कि किस जाति की जनसंख्या इस देश में कितनी है और उस जाति के लोगों को राजकीय सेवाओं में कितना प्रतिनिधित्व मिला है, क्योंकि आज तक कभी जातियों की जनगणना नहीं की गई। जनगणना के आंकड़े यदि हम शुरू से देखें तो केवल उसमें ये SC और ST की संख्या बताने तक ही वो सीमित हैं, तो इसी प्रकार के उसमें कॉलम हुआ करते हैं। लेकिन ये नहीं बता सकता है कि इस जाति विशेष की जनसंख्या इतनी है और जाति विशेष के लोगों को इतनी भागीदारी प्राप्त हुई है, या इस जाति की संख्या इतनी है और इनको 0 भागीदारी प्राप्त हुई है। ऐसे आज तक सरकार के पास कोई न आंकड़े हैं न उन्होंने उपलब्ध करवाए। फिर भी इस प्रकार के आदेश जब जारी हुए तो लोगों को एक भ्रमित करने वाला दौर प्रारंभ हो गया। जिन लोगों की भागीदारी कम है उन लोगों ने मान लिया कि कुछ विशेष जाति के लोग सबसे अधिक सरकारी पदों पर बैठकर हमारे हिस्से को खा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने कहा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वो वर्ग हैं जिनका समाज से शुरू से बहिष्कार रहा है। समाज में किसी प्रकार के किसी पद पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा है। ये वो कौम है जिन्हें ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था, शिक्षा से पूर्णतः वंचित थे। और एक वर्ग है जिसके पास सदियों से शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। सभी राजकीय पदों पर उनका एक छत्र अधिकार था। तो उसमें प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। ये एक भागीदारी का प्रश्न है कि जितनी भी सरकार के संसाधन हैं, परिसंपत्तियां हैं, जो रोज़गार हैं, उन पर प्रत्येक जाति के व्यक्ति, हर वर्ग के व्यक्ति को समान प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए। और जो ये बात कही जाती है कि SC को 16%, ST को 12%, ये बहुत ही पुराने जनसंख्या के आंकड़े हैं। इनकी दोबारा समीक्षा नहीं की गई कि इनमें किस प्रकार से जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि बाबा साहब ने जातियों के आधार पर कभी भी आरक्षण का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने वर्गीकरण किया था ऐसे लोग जो सत्ता पे पूर्णतः काबिज हैं और एक ऐसे वर्ग जो सत्ता से पूर्णतः वंचित हैं।
उन्हें समानता की बात करने के लिए उन्होंने इस प्रावधान को लागू किया था। और इसकी व्यवस्था तब तक लागू की गई थी जब तक कि समाज में इक्वलिटी नहीं आ जाए। क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के जो जितने भी पद हैं उस पर समान अनुपात में उनकी नियुक्ति न हो जाए तब तक इसे जारी रखा जाएगा। लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी यदि आप हम देखें तो SC और ST के 12 लाख पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हुए हैं और राज्य सरकारों के पदों की तो कोई गिनती ही नहीं है। ये आंकड़ा करोड़ों में जाता है। नॉट सुटेबल कैंडिडेट बता करके उन पदों को जनरल पोस्ट से भर दिया जाता है। हम हमारे देश की न्यायपालिका को यदि देखें तो वहाँ कोलिजियम को लगाया गया है और कोलिजियम एक ऐसा सिस्टम है जो जाति विशेष को देख करके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उसके लिए न किसी प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, न कोई साक्षात्कार होता है, न किसी प्रकार का रोस्टर लगता है। तो वहाँ एक वर्ग विशेष का ही पूर्णतः कब्जा है। वो व्यक्ति जो एक जाति विशेष के लोग मिलकर बैठे हैं वो उन पीड़ित और शोषित लोगों के पक्ष में निर्णय कैसे दे सकते हैं? क्या वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए? आज इस विषय पर देश में कोई भी सरकार बोलने को तैयार नहीं। 2013 में जब चुनाव हुए तो आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने बहुत ही तेज़ी से ये नारा लगाया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो कोलिजियम सिस्टम को ख़त्म करेंगे। और जिस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उसी प्रकार से केंद्रीय न्यायिक आयोग की गठन करेंगे। इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी राज्य न्याय आयोग का गठन करेंगे और वो जिस प्रकार से IAS और IPS की नियुक्ति होती हैं परीक्षा के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, उसी प्रकार से न्यायालयों में बैठने वाले न्यायाधीशों का भी चयन किया जाएगा। लेकिन वो योजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई, कहाँ चली गई? आज कोई भी राजनेता, कोई भी विपक्ष या कोई सत्ता पक्ष उस पर बोलने को तैयार नहीं। सबसे पहले यदि प्रतिनिधित्व न्याय व्यवस्था में ठीक से दिया जाए तो किसी भी समाज के साथ अन्याय नहीं होगा। ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है तो आपने किसी व्यक्ति को सरकारी पद दे दिया और उसका उत्पीड़न खत्म हो गया, सामाजिक इक्वलिटी आ गई। ऐसा संभव नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस देश में चाहे व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर पहुंच जाए फिर भी यही समाज बड़े बड़े मंचों पे चीख कर ये कहता है कि ये दलित राष्ट्रपति है, ये ST की राष्ट्रपति हैं और हमने इन्हें दलित होने के बाद भी यहाँ पहुँचाया है। चाहे IAS हो जाता है, IPS बन जाता है, फिर भी उसे अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ तक कि राजस्थान जैसे क्षेत्रों में अपनी बारात निकालने की IPS को पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। एक दिन पहले ही ये पेपर में छपा कि मध्य प्रदेश में एक सरपंच को कुर्सी नहीं दी गई और जब उसने कुर्सी की डिमांड की तो अधिकारी ने कहा अपने घर से लेकर आइए। आप ऐसे समाज में कैसे कह सकते हैं किसी 2 व्यक्ति को या 1% व्यक्ति को राज्य की सेवा मिल गई तो उसका उत्पीड़न खत्म हो गया, उसका सामाजिक स्टेटस बदल गया है और उस समाज में पूरी तरह से इक्वलिटी आ गई? ये कतई संभव नहीं है। जब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है जनसंख्या के आधार पर समान प्रतिनिधित्व वो पूर्णतः नहीं भरा जाता है, न्यायपालिका से लेकर क्लास 4 तक के पदों को नहीं भरा जाता ईमानदारी से, तब तक इसकी आवश्यकता बनी रहेगी। अब एक ही वर्ग के लोगों को आपस में लड़ाना एक षड्यंत्र है। हम तो ये कहते हैं कि सबको अधिकार मिलना चाहिए। एक विशेष वर्ग के होने के बाद भी विशेष जाति को यदि आरक्षण नहीं मिला तो उसके जिम्मेदार कौन है? वो व्यक्ति नहीं है जो उनके अपने पदों पे पहुंच रहे हैं, उच्च पदों पे पहुंच रहे हैं, बल्कि सरकार है जिन्होंने उन वर्गों के लिए शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था नहीं की है। उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया है जिससे कि वो भी पढ़ लिख करके अपने हक की
जो उन्हें दिया गया है उसे प्राप्त कर सके। तो कई जातियाँ शिक्षा के अभाव में पिछड़ी हुई हैं, उन्हें वो शिक्षा ही उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं जहाँ की उनके बच्चे पढ़ लिख करके आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर या डॉक्टर बन सके। एक नाम मात्र छोटा सा तबका है जिसे लाभ मिला है और वो आज इस स्थिति में पहुंचा है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छे पदों पे पहुंचा सके। बीटेक, आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिकल्स ऐसे सुविधाओं को उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि उसके पास केवल और मात्र इतने से आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो पाए हैं। यदि उनको भी उस पद से हटा दिया जाता है तो बाकी सीटें भरने के लिए भी इन्हें कैंडिडेट नहीं मिलेंगे और वो नॉट सुटेबल कैंडिडेट के श्रेणी में डाल करके उसे वापस जनरल कैटेगरी से भर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आरक्षण को पूर्णतः बांटने और ख़त्म करने का एक तरीका है। हमें हर मन से ये बात करनी चाहिए कि न्यायपालिका में हमें अपना प्रतिनिधित्व कब दिया जा रहा है और किस प्रकार से सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि न्यायपालिका में भी हमारा प्रतिनिधित्व हो। क्लास 1 जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो पद हैं, तमाम यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं, प्रोफेसर्स हैं, वाइस चांसलर हैं, उनमें हमारा जो हिस्सा है जो संविधान के द्वारा दिए गए हैं वो उसी अनुपात में कब तक भरा जा रहा है। यदि ये भर जाता है तो निश्चित रूप से हमें आरक्षण की लड़ाई को छोड़ देने के लिए स्वतः तैयार हैं, कोई विवाद ही नहीं। लेकिन जहाँ प्लानिंग कमीशन के अंदर जितने जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर बैठते हैं लोग और जो योजनाएं बनाते हैं वहाँ हमारा एक व्यक्ति तक नहीं है, इस वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो सरकार, वो प्लानिंग योजनाएं गरीब लोगों के लिए, इस दलित और पिछड़े वंचित लोगों के लिए बनाई जा सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि समाज को एकत्रित होकर, एकजुट होकर के अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उदाहरण देख सकते हैं आप, पहले ओपीएस थी, उसके बाद एनपीएस लाए, तो उस समय 2004 में सभी मीडिया कर्मियों ने, सभी राजनीतिक दल ने इतनी प्रशंसा ही की कि एनपीएस इतना अच्छा है, लेकिन हम अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे। उसे आईएएस, आईपीएस पर लागू नहीं किया, न्यायपालिका पे उसे लागू नहीं किया, उन्हें जितने भी सेना के विभाग हैं उन पर लागू नहीं किया, जितने भी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, प्रोफेसर हैं, उन पर उसे लागू नहीं किया, उन्हें बाहर रखा, उन्हें ऑफिस में रखा, क्योंकि सरकार जानती है कि एक साथ लागू करने से इनका संघर्ष का जो दायरा बढ़ जाएगा और इसे लागू करना असंभव होगा। अब यूनिफाइड पेंशन प्लान आया है, यदि ये इतना ही अच्छा है तो हमें मांग करनी चाहिए कि सबसे पहले इसे न्यायपालिका पे लागू और इसे सब विभागों पे समान रूप से लागू करें। हम स्वतः ही तैयार हैं।